गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल डीडी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था परीक्षा के अंतर्गत बहुविकल्पात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अब हम पढ़ते हैं निबंधात्मक परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे निबंधात्मक परीक्षा का अर्थ तो आप जानते ही हो कि निबंधात्मक प्रश्न किसे कहते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि निबंधात्मक परीक्षा का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निबंधात्मक परीक्षा की अपने अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन भाव सबका वही निकल कर आता है। जैसा कि हमें पता है कि निबंधात्मक परीक्षा व्यापक अंकन के लिए काम में आती, व्यापक मूल्यांकन के लिए काम में आती है। बालक की विचार अभिव्यक्ति को जांचने के लिए निबंधात्मक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उसकी लिखने के कौशल को देखने के लिए, जानने के लिए निबंधात्मक परीक्षा का आकलन किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा की देखो एक कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसका आंसर 2 से 5 पेज में भी हो सकता है, तो इसका आंसर एक लाइन में भी हो सकता है, जिसे हम नाम देते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसको नाम दिया हमने लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक ये होता है। तो इसकी कोई एक विशेष परिभाषा नहीं है। फिर भी ईवेल ने क्या बताया है निबंधात्मक परीक्षा के संबंध में? निबंधात्मक परीक्षा में एक या अधिक प्रश्न होते हैं जिनका लिखित उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है। ईवेल बताते हैं मनोवैज्ञानिक ईवेल। निबंधात्मक परीक्षा में निबंधात्मक परीक्षा में एक या अधिक प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में एक या अधिक प्रश्न होते हैं जिनका लिखित उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है। जिनका लिखित उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है। परीक्षार्थी को लिखना होता है। निबंधात्मक परीक्षा में एक या अधिक प्रश्न होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि निबंधात्मक परीक्षा में अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक तीनों प्रकार के शब्द सीमा के आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो एक या अधिक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर विद्यार्थी को कैसे देना होता है? लिखकर देना होता है, ना कि बोलकर देना होता है। निबंधात्मक प्रश्नों को हम बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें बोलकर व्यक्त करने में कठिनाई होती है, जबकि इसका ही एक पार्ट अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक को हम बोलकर प्रदर्शित कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ये थी ईवेल ने हमें परिभाषा दी थी। गिलबर्ट के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा के प्रश्नों का परीक्षार्थी को लिखित उत्तर ज्ञान के प्रत्यास्मरण के आधार पर देना होता है। कभी कभी निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त, कभी कभी विस्तार से भी दे दिया जाता है। वही हमारे मनोवैज्ञानिक गिलबर्ट कहते हैं। अभी जो ईवेल ने कहा कि निबंधात्मक परीक्षा में एक या अधिक प्रश्न हो सकते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थी को लिखकर देना होता है। वहीं गिलबर्ट कहते हैं कि इसमें परीक्षार्थी को प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उत्तर उसे अपने प्रत्यास्मरण के आधार पर देना होता है। प्रत्यास्मरण, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर उनको देना होता है, जो कि कभी कभी बड़े भी हो सकते हैं वह उत्तर, और कभी कभी बहुत छोटे भी उत्तर हो सकते हैं। तो एक ही चीज़ है, लिखकर, टोटल बात यह है कि लिखकर देना होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि देखिए
सभी ने कहा लिख कर देना होता है, तो इसका मतलब इन परिभाषाओं के आधार पर हम उपसंहार के रूप में कह सकते हैं कि निबंधात्मक परीक्षा में विद्यार्थी एक लेख तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक लेख तैयार करता है, एक लेख लिखता है, उसके लिखने के कौशल का विकास होता है, उसकी प्रत्यय स्मरण शक्ति का विकास होता है, उसकी बोध शक्ति का विकास होता है। इसमें ज्ञान, कौशल, अनुप्रयोग, इन सब का प्रयोग विकास किसमें होता है? निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। निबंधात्मक प्रश्नों को आप देखिए, वर्गीकरण क्या है? निबंधात्मक प्रश्नों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। परिभाषाओं में ही इसका वर्गीकरण भी हमें पता लग गया। अभी बताया था मैंने कि इनके आंसर बड़े भी हो सकते हैं और इनके आंसर छोटे भी हो सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षा का वर्गीकरण दो भागों में किया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है व्यापक विस्तृत उत्तर, और दूसरा है सीमित उत्तर। विस्तृत उत्तर और सीमित उत्तर। विस्तृत उत्तर के प्रश्नों को भी 4 भागों में फिर दोबारा से बांटा है। देखिए, विस्तृत उत्तर नाम से ही प्रश्न स्पष्ट है कि जिसमें बड़ा सारा उत्तर आंसर विद्यार्थी को देना हो। तो पहले हम विस्तृत उत्तर को भी 4 भागों में बांटा है। पहला है विचार, ज्ञान का प्रत्यय स्मरण, वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन। इनको 4 भागों में बांटा है। इनको ज्ञान का प्रत्यय स्मरण, दूसरा है वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन, वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन। तीसरा है विचारों का संगठन। चौथा है अपने विचारों का तार्किक व समन्वित रूप में प्रस्तुतिकरण। अपने विचारों का तार्किक व समन्वित रूप में प्रस्तुतिकरण। तार्किक व समन्वित रूप में प्रस्तुतिकरण। समन्वित रूप में प्रस्तुतिकरण। देखिए कौन कौन से 4 पार्टों में बांटा है। पहले निबंधात्मक परीक्षा का वर्गीकरण 2 भागों में किया, विस्तृत उत्तर और सीमित उत्तर। विस्तृत उत्तर जो होते हैं उनका 4 पार्ट किए। ज्ञान का प्रत्यय स्मरण, यानी पहले ज्ञान को याद करने वाले। दूसरा वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन। विस्तृत उत्तर के अंतर्गत किन किन बातों का समावेश किया जाता है? वास्तविक ज्ञान का, उसके एक्चुअल ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। उसके विचारों का क्या हो जाता है? संगठन होता है। अपने विचारों का तार्किक और समन्वित रूप में प्रस्तुतिकरण। तो बालक की पता चल जाता है निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत कि बालक किस प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शैली रखता है। दूसरा है हमारा सीमित उत्तर। सीमित उत्तर में देखिए बालक को अपने विचारों को कम शब्दों में अधिक ज्ञान को अभिव्यक्त करने की कौशल का विकास करता है। सीमित उत्तर में उसकी शब्द सीमा 100 शब्दों से अधिक नहीं होती है। 100 शब्दों से अधिक नहीं होती है। किसमें? सीमित उत्तर वाले निबंधात्मक परीक्षा में, सीमित उत्तर में।
कितनी होती है? 100 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं होती है। वह अपने विचारों को एक सुव्यवस्थित रूप देना सीख जाता है। वह अपने अनर्गल बातों से बचता है, इधर उधर की बातों से बचता है। वह पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। ये तो थे निबंधात्मक परीक्षा का वर्गीकरण। अब है निबंधात्मक परीक्षा के कार्य। समझ में आ गया वर्गीकरण? अब है निबंधात्मक परीक्षा के कार्य। निबंधात्मक परीक्षा के कार्य निबंधात्मक परीक्षा के कारक के अंतर्गत देखिए निम्न कार्य करता है वह। इस परीक्षा के द्वारा परीक्षार्थी की पाठ्यवस्तु संबंधी उपलब्धि का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा पाठ्यवस्तु संबंधी उपलब्धि का, पाठ्यवस्तु संबंधी उपलब्धि का अध्ययन, पाठ्यवस्तु संबंधी उपलब्धि का अध्ययन किया जाता है। क्यों निबंधात्मक परीक्षा का निर्माण क्यों किया जाता है? क्या कार्य है निबंधात्मक परीक्षा के कि छात्रों की पाठ्यवस्तु उसने कितना पढ़ा है, जिस पाठ को उसने पढ़ा है उसे गहनता से उसका अर्थ ग्रहण किया है या नहीं किया है, उससे उसने क्या सीखा है, उसका अधिगम स्तर कहाँ तक पहुँचा है, उसके ज्ञान का स्तर कहाँ तक पहुँचा है। तो पाठ्यवस्तु संबंधी उपलब्धि का ज्ञान इसके द्वारा हो जाता है। दूसरा है निबंधात्मक परीक्षा से परीक्षार्थी का किसी विषय के संबंध में निदान और उपचार किया जा सकता है। किसी विषय के संबंध में निदान और उपचार किया जा सकता है। निदान और उपचार किया जा सकता है। देखिए निदान और उपचार का मतलब क्या है? निदान होता है डायग्नोसिस, पता लगाना, और उपचार है उसका ट्रीटमेंट करना। जब तक हमें पता नहीं चलेगा उसकी समस्या का, हम अपनी विधियों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हमें छात्र के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो पहले निदान किया जाता है और फिर उसके बाद उपचार किया जाता है। किनके माध्यम से? निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से। कि छात्र ने भाई रटा रटा आंसर तो छात्र बोल नहीं सकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में होता है वह इधर उधर से भी देख लेता है, संकेतों में भी बात कर लेता है, लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में वह जब तभी लिख पाएगा जब उसने पढ़ा होगा। तो अगर विषय वस्तु उसने पढ़ी ही नहीं है तो उसकी कमजोरियों का हमें पता नहीं चल पाएगा। निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि उसने इसको कहाँ तक ग्रहण किया, इसे ग्रहण करने में कहाँ कठिनाई आ रही है, तो हम उसका उपचार आसानी से। तीसरा हमारा कार्य है इसका निबंधात्मक परीक्षा में परीक्षार्थी की रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति मूल्यों का मापन किया जा सकता है। छात्रों की रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति का मापन किया जा सकता है। छात्रों की रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति का मापन हम कर सकते हैं किनके द्वारा? निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा। छात्रों की रुचि का पता लग जाता है हमें। छात्रों की रुचि जानने के लिए, उनकी योग्यता जानने के लिए हम निबंधात्मक परीक्षा का प्रयोग करते हैं। निबंधात्मक परीक्षा का अगला कार्य है, इससे छात्रों की विचारों, अभिव्यक्ति क्षमता, आलोचनात्मक प्रवृत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विचारों, अभिव्यक्ति, क्षमता, के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसके
किसके द्वारा? निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा। निबंधात्मक परीक्षा छात्रों के विचारों से हमें अवगत कराती है, उनकी अभिव्यक्ति क्षमता से हमें अवगत कराती है, उनकी लिखने की कैपेसिटी से हमें अवगत कराती है। जब हम मौखिक परीक्षा का आयोजन करते हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान पता नहीं लगा पाते हैं कि वास्तव में छात्र क्या चाहता है। अगला है हमारा इसमें, यह परीक्षाएं उच्च मानसिक क्रियाओं के मापन का एक सशक्त माध्यम है। उच्च मानसिक क्रियाओं के मापन का सशक्त माध्यम है। उच्च मानसिक क्रियाओं के, इससे सीधी सी बात है कि निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा छात्रों के मानसिक क्रियाओं का पता लगाया जा सकता है, उच्च मानसिक क्रियाओं का मापन किया जा सकता है, उनके विचारों के बारे में जाना जा सकता है। अगला है हमारा, अधिगम के बहुत से पहलू ऐसे होते हैं जिनका मूल्यांकन केवल निबंधात्मक परीक्षाएं ही कर सकती हैं। अधिगम के बहुत सारे भिन्न भिन्न पहलू ऐसे होते हैं जिनका मापन केवल निबंधात्मक परीक्षाएं ही कर सकती हैं, अन्य किसी परीक्षाओं के माध्यम से उनका मापन नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा से या मौखिक परीक्षा से हम केवल छात्र के ज्ञान स्तर का पता लगा सकते हैं कि हाँ इसने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितने स्तर तक उसने ग्रहण किया है, उसका बौद्धिक स्तर क्या रहा है। ये इस प्रकार की का मूल्यांकन किन परीक्षाओं के द्वारा होता है? निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा ही लगाया जा सकता है। निबंधात्मक परीक्षा ये कार्य भी करती हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं में छात्रों को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। पता है तो हमें कि एक बालक जब 10 पेज पढ़ेगा तब वह 4 पेज लगभग लिख पाएगा, तो वह पढ़ेगा और उससे ग्रहण करेगा तभी वह 4 पेज लिख पाएगा। रटा रटाया ज्ञान यहाँ पर काम में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा अगर उसमें है तो वह बिंदुओं को याद कर लेगा, उससे संबंधित टॉपिक्स को याद कर लेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसके अंदर ये उसके मन के भाव जो हैं वह उसमें अभिव्यक्त हो जाते हैं। अगला है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रश्नों की रचना करना एकदम सरल होता है। पूरे पाठ्यवस्तु में से एक ही प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न बना दिए जाते हैं पूरे लेसन में से, तो इनकी रचना करना सरल होता है। जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब हम तैयार करते हैं तो उनको हमें गहनता से अध्ययन, विषय वस्तु को हमें गहनता से अध्ययन उसका करना होता है। यह परीक्षाएं मितव्ययी होती हैं। इन परीक्षाओं मितव्ययी बहुत सारे बोलना होता है, इनमें बहुत सारा लिखना होता है। इन परीक्षाओं में नकल की संभावना नहीं रहती है। सभी विषयों के लिए यह उपयुक्त रहती हैं। सीधी सी बात है, मितव्ययी होती हैं ये परीक्षाएं। कैसी होती हैं? मितव्ययी। दूसरा, अगला है हमारा ये इनमें नकल की संभावना कम रहती है। सभी विषयों के लिए यह उपयुक्त रहती हैं। नकल की संभावना कम रहती है। सभी विषयों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी परीक्षाएं? निबंधात्मक परीक्षाएं। तो ये थे निबंधात्मक परीक्षाओं के कार्य। यह परीक्षाएं लिखने की आदत का भी विकास करती है, बालकों को अपने चिंतन करने के कौशल का भी विकास करती हैं आदि, ये सारे उनके कार्य हैं। अब पढ़ते हैं हम निबंधात्मक परीक्षण संरचना के लिए सुझाव कि निबंधात्मक परीक्षण कैसे किया जा सकता है, क्या करना चाहिए निबंधात्मक प्रश्न तैयार करने के लिए हमें। ये आपको समझ में आ गया निबंधात्मक परीक्षा के कार्य कि इनसे पाठ्यवस्तु संबंधी उपलब्धि का अध्ययन किया जाता है।
कि जो उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इन परीक्षाओं के माध्यम से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छात्र ने कितना ग्रहण किया है। किसी विषय के संबंध में उसकी अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को डायग्नोसिस किया जा सकता है, फिर उसका उपचार किया जा सकता है। छात्रों की रुचि, योग्यता और अभिवृत्ति क्षमताओं का भी पता लगाया जा सकता है। उसकी उच्च मानसिक क्रियाओं का भी मापन किया जा सकता है। छोटा बच्चा है, वह ज़्यादा नहीं लिख पाता है, लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में के माध्यम से उसकी मानसिक स्मरण शक्ति का भी ज्ञान हो जाता है। विचार अभिव्यक्ति की उसमें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है निबंधात्मक परीक्षा में। इसमें नकल नहीं कर सकता छात्र। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नकल की संभावना अधिक होती है। नकल की संभावना होती है, हम संकेतों में ही आंसर ज्ञात कर सकते हैं, जबकि निबंधात्मक परीक्षा चूँकि 4 से 6 पेज के, 8 पेज के होते हैं, लेख के रूप में होते हैं, तो इनसे बालक इनको नकल नहीं कर सकता। अगर उसे आता है तभी वह बिंदुओं का निर्माण करके आगे बढ़ेगा, नहीं तो दूसरे की कॉपी वह नहीं कर सकता। अब है निबंधात्मक परीक्षा संरचना के लिए सुझाव। चूँकि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली अपने आप में की पर्याप्त सीमाएं होती हैं, 500 शब्द, 250 शब्द, 400 शब्द या इतने पेज, ये हम इसकी पर्याप्त सीमाएं होती हैं, लेकिन वर्तमान में इनका प्रयोग बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। अच्छे निबंधात्मक परीक्षण के निर्माण के लिए देखिए, आदर्श निबंधात्मक प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए जिनके हल करने का समय भी निर्धारित हो। ऐसा नहीं हमने 500 शब्द लिखने के लिए बोल दिया, 500 शब्द लिखने के लिए बोल दिया हमने और समय दिया है उसे 10 मिनट। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। मतलब आदर्श प्रश्न पत्र बनाने के लिए उसे उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए। प्रश्न पत्र निर्माण के समय उचित समय सारणी अपनानी चाहिए। आदर्श प्रश्न पत्र, निबंधात्मक प्रश्न पत्र आदर्श प्रश्न पत्र तभी कहलाएगा जब छात्र को उससे संबंधित उचित उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। अगला है, प्रश्नों के संभावित उत्तर का स्वरूप भी प्रश्न पत्र में निर्धारित किया जाना चाहिए। कई ऐसे होते हैं कि हाँ पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, लेकिन आदर्श प्रश्न पत्र वह कहलाता है जिसको लगभग 50% छात्र हल कर सके, तो संभावित प्रश्नों को भी उसमें दे देना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न पत्र में परीक्षण की पाठ्यवस्तु का निबंधात्मक परीक्षण में अधिक से अधिक समाईकरण किया जाना चाहिए। सीधी सी बात है कि किसी एक बिंदु को लेकर ही 3-4 प्रश्न हमें नहीं बनाने चाहिए, पूरी पाठ्यवस्तु को किसमें समाहित करना चाहिए, निबंधात्मक परीक्षण में शामिल करना चाहिए। तो ये थे हमारे परीक्षा के अंतर्गत निबंधात्मक परीक्षा। हमने पढ़ लिया मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को हमने बहुत विस्तार से भी इसका अध्ययन हमने कर लिया। ये था हमारा परीक्षा। अब हम निबंधात्मक परीक्षा को भी पढ़ लिया आसानी से। अब हमारा अगला जो बिंदु है, ये बिंदु हमारा, ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा है वह है निर्माणी मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। निर्माणी मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन निर्माणी मूल्यांकन। देखिए निर्माणी मूल्यांकन क्या होता है। निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है, निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की कमजोरियों का सही परीक्षण किया जाता है। उनकी इसके द्वारा समूह के विद्यार्थियों की शक्ति, कमजोरी, विशिष्ट आवश्यकताओं के ज्ञान का परीक्षण भी किया जा सकता है। देखिए निर्माणी मूल्यांकन वह मूल्यांकन है इसका उपयोग छात्रों की कमजोरी का सही मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कमजोरी का सही पता
लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरी, विशिष्ट आवश्यकताओं का ज्ञान, छात्रों की शक्ति, कमजोरी, विशिष्ट आवश्यकताओं का ज्ञान, विशिष्ट आवश्यकताओं का ज्ञान, ये सारी चीज़ें इसमें पता लगाई जाती हैं। यानी कमजोरियों का भी पता लगाया जाता है, छात्र में कौन सी शक्ति नेक है इनका भी पता लगाया जाता है। कोई विशिष्ट आवश्यकता छात्र को यदि है तो उनका भी ज्ञान किसके माध्यम से लगाया जाता है? निर्माणी मूल्यांकन के माध्यम से लगाया जाता है। निर्माणी मूल्यांकन को भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है। देखिए, ईवेल के अनुसार निर्माणी मूल्यांकन का उपयोग निर्देशन प्रक्रिया की परख के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे यह देखा जा सके कि अधिगम प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है। देखिए क्या कहते हैं ईवेल, ये तो हमें पता चल गया कि निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों की कमजोरी का सही पता लगाने के लिए किया जाता है। उन्हें कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, यदि वो अधिगम नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनका पता लगाने के लिए निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुआ इसका साधारण शब्दों में अर्थ, सामान्य शब्दों में अर्थ। अब ईवेल कहते हैं हमारे कि ईवेल कहते हैं निर्माणी मूल्यांकन का उपयोग निर्देशन प्रक्रिया की परख के लिए प्रयुक्त होता है। निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग निर्देशन प्रक्रिया की परख के लिए होता है। परख के लिए होता है, जिसके आधार पर यह देखा जा सके कि अधिगम प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रही है या नहीं, जिससे यह देखा जा सके कि अधिगम प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रही है या नहीं। देखिए ईवेल क्या कहते हैं, निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग निर्देशन प्रक्रिया की परख के लिए किया जाता है। जो छात्रों को गाइडलाइन दी जा रही है, छात्रों को जो अधिगम कराया जा रहा है, छात्रों को अधिगम कराने के लिए जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, उनकी परख यानी जांच के लिए होता है, उनकी देखरेख के लिए होता है, कि जिससे यह देखा जा सके, उनको टेस्ट करने के लिए होता है कि जिससे यह पता लगाया जा सके कि अधिगम प्रक्रिया जो हम छात्रों के द्वारा जो अधिगम किया जा रहा है वह हमने जो योजना बनाई है उसी के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सही सुचारू रूप से हो रही है या नहीं हो रही है। हमने तो योजनाएं बनाई है भाई, मैथ का एक ही पीरियड सफिशिएंट है विद्यार्थियों को अधिगम कराने के लिए, हमने ये टाइम टेबल निर्धारित कर दिया, लेकिन सिलेबस ही इतना है और पीरियड एक कालांश होता है 30 मिनट का। 30 मिनट में छात्र उतना अधिगम नहीं कर पा रहा है, उसे कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में,
तो यह उनमें हम किनके माध्यम से इनका पता लगा सकते हैं? इन छोटी छोटी परेशानियों का निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा पता लगा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार अपनी योजनाओं में हम सुधार कर सकते हैं। तो इवन तो हमारे ये कहते हैं कि निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग निर्देशन प्रक्रिया की परख के लिए होता है, जिससे देखा जा सके कि अधिगम प्रक्रिया योजना अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है। अब है दूसरे कहते हैं हमारे गिलवर्ट, निर्माणी मूल्यांकन निर्देशन प्रक्रिया के मध्य शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता को निर्देशन उद्देश्यों की जांच में मदद करता है। गिलवर्ट कहते हैं हमारे निर्माणी मूल्यांकन निर्देशन प्रक्रिया के मध्य निर्माणी मूल्यांकन निर्देशन प्रक्रिया के मध्य शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता को निर्देशन उद्देश्यों की निर्देशन उद्देश्यों की जांच में मदद करता है। देखिए, निर्माणी मूल्यांकन निर्देशन प्रक्रिया के मध्य शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता को निर्देशन उद्देश्यों की जांच में मदद करता है। तो ये हो जाता है, ये कहते हैं गिलवर्ट की निर्माणी मूल्यांकन जो प्रक्रिया हमारी शिक्षण प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया जो चल रही है उसमें उसके बीच में शिक्षक या मूल्यांकन कौन करेगा? शिक्षक, वही मूल्यांकन करता हुआ जो भी मूल्यांकन कर रहा है, तो निर्देशन उद्देश्यों की जांच, जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उनकी जांच में मदद करता है कि वे उद्देश्य हमें प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि उनके प्राप्ति में कोई कठिनाई आ रही है तो क्यों आ रही है, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, यह गिलवर्ट कहते हैं। तो वही चीज़ है कि निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा बालक के अधिगम स्तर का सही पता लगाया जा सकता है कि उसने कितना ग्रहण किया है या नहीं किया है। कमजोरियों का ठीक पता लगाया जा सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्राप्त सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उसका निदान उपचार आसानी से किया जा सकता है कि क्या कमजोरियाँ आ रही हैं। कोई बालक आधा घंटे में नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, इस टाइम को हम बढ़ा देते हैं या उन कमजोर बालकों के हम अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हैं। कौन सी सब्जेक्ट को उनको ग्रहण करने में परेशानी आ रही है, ये सारी चीज़ें निर्माणी मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाती हैं। ग्रॉन लूंड भी कहते हैं कि निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किसी निर्देशन कार्यक्रम की प्रगति और पुनः निवेशन फीडबैक की जांच करने में किया जाता है। कार्यक्रम की प्रगति कि कार्यक्रम ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, निरंतर गति ले रहा है या नहीं ले रहा है, और तुरंत उसके अकॉर्डिंग प्राप्त रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसको आसानी से फीडबैक देने में कौन सहायक होता है? निर्माणी मूल्यांकन सहायक होता है। तो निर्माणी मूल्यांकन के विषय में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे निर्माणी मूल्यांकन के प्रमुख तत्व। ये थी निर्माणी मूल्यांकन की परिभाषा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।